पहलगाम के बैसन घाटी में 22 अप्रैल को आतंकी हमले में मारे गए नेवी ऑफिसर विनय नरवाल की पत्नी को क्यों ट्रोल किया जा रहा है, क्यों उसको भला बुरा बोला जा रहा है, क्यों उनके पिछले इतिहास से उनको जोड़कर गलत सिद्ध करने में सोशल मीडिया की पूरी आर्मी लग चुकी है। फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पर हिमांशी नरवाल की तस्वीर लगाकर लोग उनके प्रति संवेदना जता रहे थे और अचानक उनको भला बुरा बोला जा रहा है। ये दोहरी मानसिकता वाले लोग आखिरकार चाहते क्या हैं? विनय नरवाल की शव के पास बेजान बैठी हिमांशी की तस्वीर पहलगाम आतंकी हमले की पहचान बन गई थी। हिमांशी नरवाल ने अपने दिवंगत पति विनय के बर्थडे पर किसी भी मुस्लिम या कश्मीरी को निशाना नहीं बनाने की अपील की थी। सोशल मीडिया पर उनके बयान के समर्थन और विरोध में लंबी बहस छिड़ गई। उन्हें कुछ लोगों ने हिमांशी को कमजोर और आतंकवाद के प्रति सहानुभूति रखने वाला कहकर ट्रोल किया। लेकिन इसी बीच भारतीय नौसेना के पूर्व प्रमुख एडमिरल एल रामदास की पत्नी ललिता दास ने हिमांशी की तारीफ की। उन्होंने हिमांशी को अलग अलग 2 लेटर भी लिखे। हरियाणा के करनाल में अपने मारे गए पति के जन्मदिन पर हिमांशी नरवाल ने कहा था कि हम नहीं चाहते कि लोग मुसलमानों या कश्मीरियों के खिलाफ जाएं। हम शांति चाहते हैं और केवल शांति, बेशक हम न्याय चाहते हैं। हिमांशी ने अपने पति की याद में आयोजित रक्तदान शिविर में मुसलमानों और कश्मीरियों के लिए सुरक्षा की मांग की थी। पूर्व नौसेना अध्यक्ष एडमिरल एल रामदास की पत्नी ललिता रामदास ने हिमांशी को 2 चिट्ठियां लिखी। 29 अप्रैल को भेजे गए पत्र में उन्होंने विनय नरवाल की मौत पर संवेदना प्रकट की। दूसरे पत्र में उनके बयान का समर्थन किया। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक 85 साल की ललिता रामदास ने हिमांशी के शांति की अपील वाले बयान का पुरजोर समर्थन भी किया। पहले पत्र में ललिता रामदास ने डियर मिसेज विनय नरवाल से संबोधित करते हुए पहले फॉर्मल अंदाज के लिए माफी मांगी, क्योंकि वो हिमांशी के फर्स्ट नेम से वाकिफ नहीं थी। इस पत्र में उन्होंने अपना परिचय एक फौजी बेटी और एक फौजी पत्नी के तौर पर दिया। ललिता ने बताया कि उनके पिता एडमिरल आर.डी. कटारी आजादी के बाद नौसेना का नेतृत्व करने वाले पहले भारतीय थे। उनके पति एडमिरल एल रामदास नौसेना स्टाफ के 13वें चीफ थे। उन्होंने अपने पति से पहली मुलाकात का जिक्र करते हुए बताया कि जब रामदास 1960 में उनके पिता के फ्लैग लेफ्टिनेंट के रूप में नेवी हाउस आए थे, तब उनकी पहली नजर से प्यार हो गया था। 1961 में शादी करने के बाद वो भी हनीमून के लिए कश्मीर गई थी। पुराने दिनों को याद करते हुए उन्होंने हिमांशी नरवाल को सांत्वना दी और उन्हें अपने घर पर आमंत्रित भी किया। साथ ही बेझिझक मदद के लिए संपर्क करने की अपील की। दूसरी चिट्ठी में ललिता रामदास ने हिमांशी के उस बयान की तारीफ की जिसमें उन्होंने मुसलमानों और कश्मीरियों को बदले की भावना से परेशान नहीं करने की अपील की थी। एक्स नेवी चीफ की पत्नी ने कहा कि मुझे आप पर बेहद बहुत गर्व है, क्योंकि मैं प्रेस को दिए आपके बयान की क्लिप बार बार देखती हूँ। 22 तारीख को पहलगाम में इतने सारे निर्दोष लोगों की भयानक हत्या के बाद जब आप मुसलमानों और कश्मीरियों को निशाना बनाने और नफरत के खिलाफ बोलती हैं, तो आपकी असाधारण ताकत, धैर्य और दृढ़ विश्वास दिखता है। अभी इसकी बहुत जरूरत है। हम केवल शांति चाहते हैं और निश्चित रूप से सही कहा कि हम न्याय भी चाहते हैं। आपकी सेवा की भावना संविधान और हमारे धर्मनिरपेक्ष मूल्यों के प्रति सच्ची है। विनय नरवाल की पत्नी को पिछले दिनों सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है। उनको अलग अलग तरीकों से उनके जेएनयू को पढ़ने को लेकर, उनके इंस्टाग्राम पेज को लेकर, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को लेकर तमाम तरह की गलत और भ्रामक जानकारी के साथ में उनको गलत सिद्ध करने के लिए पूरी सोशल मीडिया व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की टीमें लग गई हैं। सोशल मीडिया पर उनको केवल इतना ही नहीं, आतंक परस्त, कश्मीरियों का हितैषी, इन तमाम शब्दों से जोड़कर देखा जा रहा है। जबकि हिमांशी का मैसेज इस देश की एकता और अखंडता के लिए था। वो नहीं चाहती थी कि कश्मीरियों को धर पूछकर मारने वाले उन आतंकियों का मकसद यहाँ पर पूरा हो। धर पूछकर मारने के पीछे मकसद ही आतंकियों का यही था कि किसी भी तरह भारत के अंदर हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे और इसका फायदा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान को मिल जाए। यही कारण है कि बार बार असीम मुनीर का
असली चेहरा सामने आया था। असीम मुनीर का वो वीडियो क्लिप जिसके 10 दिनों के बाद ही पहलगाम में उसी अंदाज से ही अटैक किया गया था। असीम मुनीर एक कट्टर इंसान है जो कि अपनी पूरी सेना का इस्लामीकरण करना चाहता है और सेना का इस्लामीकरण करने के बाद में वो इस देश की लोकतांत्रिक भावना को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहता है। वैसे तो पाकिस्तान में लोकतंत्र के नाम पर सिर्फ सेना की हुकूमत चलती है, वहां पर नाम के लिए इंसान वोट करता है, सरकार चुनती है, लेकिन जितना कुछ वहां की पॉलिसी है या कुछ भी वो सब सेना और वर्दी वाले ही डिसाइड करते हैं। असीम मुनीर की इसी परिकल्पना को सच करने के लिए, उनकी इसी ख्वाब को सच करने के लिए आतंकियों ने मजहब पूछकर गोली मारी गई ताकि एक मैसेज दिया जाए कि हिंदुओं को नहीं छोड़ना और मुसलमानों से कुछ बोलना नहीं है। लेकिन हिमांशी नरवाल का दिया गया मैसेज इस देश की अखंडता को दर्शाता था। उन्होंने यही कहा कि मुसलमानों को टारगेट ना किया जाए, कश्मीरियों को टारगेट ना किया जाए, क्योंकि जिस दिन से अटैक हुआ उसके बाद देश के अलग अलग हिस्सों से इस तरह की खबरें आने लगी कि कहीं पर किसी मुस्लिम व्यक्ति को परेशान किया गया या किसी कश्मीरी को मारा पीटा गया या उसके साथ बदसलूकी की गई। जबकि कश्मीर के अंदर कुछ लोग ऐसे भी थे उस पहलगाम हमले में जिसकी कहानियां हम लगातार आप लोगों के सामने लाए और इसी अपील के साथ में लेकर आए कि देखिए, हर व्यक्ति गलत नहीं होता है। कुछ लोग उसमें से ऐसे थे जिन्होंने अपनी जान कुर्बान करके और लोगों की जान बचाई। कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने बाकी जो टूरिस्ट थे उनको अपने घर में पनाह दी, उनको खाना, उनको पीना, उनको रुकवाया भी। लेकिन उसी कश्मीर में कुछ लोग ऐसे भी थे जिसने आतंकवाद का साथ दिया, जिसने उन लोगों को, उन दहशतगर्दों को पनाह दी, उन दहशतगर्दों को रास्ते दिखाए, उन दहशतगर्दों को पूरे इलाके के बारे में जानकारी दी, जंगलों के रूट मैप दिए, उनको खाना मुहैया कराया, उनको रहना मुहैया कराया। उसी कश्मीर में ये भी था। धारा 370 हटने के बाद में 2019 के बाद में मैं खास तौर से कहूं तो कश्मीर की आबो हवा पूरी तरह से बदल चुकी है। कश्मीर जिसको हम लोग धरती का स्वर्ग कहते हैं, वो वास्तव में अपने उसी शब्द को बिल्कुल सार्थक करने के प्रयास में आगे बढ़ चुका था। कश्मीर में टूरिस्ट भारी संख्या में पहुंच रहे थे। सरकार नए नए आंकड़े जारी कर रही थी कि इस साल इतने टूरिस्ट पहुंचे, इस साल इतने टूरिस्ट पहुंचे। लेकिन इन लोगों का मकसद टेररिज्म, ये जो करने बैसरन घाटी में पर्यटकों को जो निशाना बनाने, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ 2 मकसद थे बड़े। पहला मकसद था कि एक मैसेज देना जाकि टूरिज्म कश्मीर की जो वहाँ की सबसे प्रमुख रीढ़ की हड्डी है वो तोड़ी जा सके, और उसके बाद दूसरा मैसेज कि इस देश में हिंदू मुसलमान आग लगा दो, जिसके बाद जो है वो आग में इस देश झुलस जाए और इनके नापाक मंसूबे कामयाब हो जाए। शुक्रिया।